नमस्कार, गुड इवनिंग। आर के एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटिकल या भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे थे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा एक लेक्चर हो चुका है और उस एक लेक्चर में, पहले लेक्चर में जो हम बात की थी, हमने पहले लेक्चर में जो बात की थी वो की थी उसके इंट्रोडक्शन की, उसके परिचय की। ठीक है, और इस परिचय में हमने क्या लिखा था, हमने समझा था कि भैया संविधान किसको कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं। ठीक है, जिस संविधान को हम पढ़ने जा रहे हैं, आगे जो पूरा का पूरा हमारा नोट्स जो है, पूरा का पूरा एक विषय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार होगा, उसको हम कहेंगे भारतीय संविधान। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं संविधान हम किसको कहते हैं, और इसी के साथ हमारा एक दूसरा जो टॉपिक था जिसको हमने साथ ही क्या, वो था हमारा क्या, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनिज्म। ठीक है, संविधानवाद, कि किसको संविधान कहते हैं और किसको संविधानवाद कहते हैं। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो हमारा ये था, और ये बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं लेक्चर है कि आपका सिर्फ और सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो विषय है उसमें घुसने के लिए जो है एक इंट्रोडक्शन है, एक दरवाजे का काम कर रहा है। बाकी जो सारी की सारी कहानी है वो अंदर की कहानी है, उसको हम बात करते हैं। और इसमें हमने एक सबसे पहले, जब हम इस पार्ट को पढ़ा रहे थे आपसे, तो इसमें हमने सबसे पहले आपसे एक इंडेक्स लिखवाई थी कि हम जो है क्या करें, जिसको आप विषय सूची कहते हैं, विषय सूची। वो विषय सूची आपकी लिखवाई थी। उस विषय सूची में हमने ये सुनिश्चित किया था कि आने वाले दिनों में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। सारे के सारे टॉपिक 1 से लेकर के 20 तक हमने आपको बता दे रखे थे। ठीक है, तो आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप पहले वाला वीडियो, पॉलिटिकल का जो पहले वाला इंट्रोडक्टरी वीडियो है, उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें। संविधान और संविधानवाद से संबंधित होगा, उस वीडियो को आप अवश्य देखें, और उसमें प्रारंभ में आपको एक सूची मिलेगी, आपको नोट्स बनाने में सहायता मिलेगी। क्लियर? चलिए हम बात करते हैं फिर आज के नए टॉपिक की। आज जो हम बात करेंगे संविधान सभा का गठन। ये हमारी हेडिंग होगी, संविधान सभा का गठन। ठीक है, और संविधान निर्माण प्रक्रिया, संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक होगा, ये आज का हमारा स्टडी एरिया होगा। इसी ही एरिया के अंदर हम जो है पढ़ाई करेंगे कि हमारा जो संविधान है वो, उसकी संविधान सभा का गठन कैसे कैसे होता है, और उसकी पूरी हिस्ट्री, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, उस सारे बैकग्राउंड की हम बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे कि जब वो संविधान सभा का गठन हो चुका था तो उसके बाद हमारा संविधान बनना कैसे शुरू हुआ है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए संविधान लिखित रूप से, वैसे तो हमारे कल बात हो चुकी थी, लास्ट क्लास हमारी बात हो चुकी थी कि संविधान क्या है। संविधान व्यवस्था है जो प्रत्येक देश में पाई जाती है, और आज से नहीं, वो सदियों सदियों पहले से चली आ रही है। लेकिन जिस संविधानवाद की हम बात कर रहे हैं, उस संविधानवाद को हमारे पास सबसे बड़ी जो देन है उसकी औपनिवेशिक काल की देन है। जब हमारे पास औपनिवेशिक काल आता है, यानी कि कॉलोनियल पीरियड आता है, यानी कि हम सीधा कहें कि जब ब्रिटिश लोगों का यहाँ पर राज होता है, यूरोपीय कंपनी यहाँ पर आती है, यूरोपीय लोग यहाँ पर आते हैं, तो उनके साथ जो है एक नई विचारधारा आती है जिसको हम पुनर्जागरण कहते हैं, या जिसको हम आधुनिकतावाद कहते हैं। इस आधुनिकतावाद ने लोगों को स्वतंत्रता, समानता आदि का जो है भाव वो लेकर के आए हैं। इसी बीच आपने देखा होगा कि अमेरिका की क्रांति होती है जो स्वतंत्रता को लेकर के होती है। इसी बीच आपने देखा होगा फ्रांस की क्रांति होती है। फ्रांस की क्रांति का तो नारा ही था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ठीक है, यूनिटी और फेटर्निटी। ठीक है, ये उनके नारे थे। तो इसी तरीके से हमने भी, यानी कि भारत में भी, जैसे ही भारत में क्या होता है, आधुनिक शिक्षा का प्रादुर्भाव होता है, स्टार्ट होती है, शिक्षा होती है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी अपने अधिकारों की मांग करने लगे। तो इस क्रम में अगर हम इसको स्टार्टिंग से ही लें कि इसको हम कब से ले लेते हैं, तो हमारे पास स्टार्टिंग से हम ले तो हमारे पास 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, थोड़ा सा हम मॉडर्न हिस्ट्री में घुसेंगे, तो वापस आएंगे, पॉलिटी में वापस आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में वापस आएंगे। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट पहला ऐसा एक्ट था भारत के लिए जिसमें एक
प्रॉपर कानून बन करके आया। लेकिन वो कानून किसके लिए बनकर आया? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक प्रॉपर कानून जो है बन के आया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है अधिकारों की बात होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के लगातार से भारत में 1935 का अधिनियम, काफी बड़ा अधिनियम है, यहां तक लगातार हम अपने अधिकारों में वृद्धि कर रहे हैं, अपने अधिकार में मिलते रह रहे हैं। मतलब हर एक एक्ट, हर एक अधिनियम जो आता है वो अपने पुराने अधिनियम से, पिछले अधिनियम से थोड़ा सा प्रोग्रेसिव है, उसने थोड़े से ज्यादा अधिकार दिए हैं भारतीयों को। तो यही था कि 1773 में जो एक्ट आया था उसमें भारतीयों को कम अधिकार थे, और 1935 में जो एक्ट आया था उसमें भारतीयों को पर्याप्त अधिकार थे। यूं कहें कि भारतीयों को बहुत ज्यादा अधिकार जो है उन्होंने दे दिए थे। ठीक है, इसके साथ साथ हमने देखा कि एक घटना है हमारे पास 1922 की। ठीक है, 1922 की घटना ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक व्यक्ति है हमारे पास, सभी लोग जानते होंगे, गांधी जी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, बापू के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी है, गांधी जी 1922 में ही कह चुके हैं, किसको? ब्रिटिश सरकार को कह चुके हैं, क्या कह चुके हैं? भारत के भाग्य का फैसला भारतीय स्वयं करेंगे। ठीक है, ये बात ये कह चुके हैं कि भारत के भाग्य का फैसला भारतीय स्वयं करेंगे। कौन कह चुके हैं? गांधी जी कह चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम 1922 से ही हम ये सोचने लग गए थे कि अब हमारे जो नीति है, निर्माण है, कानून है, उन कानूनों को हम जो है क्या करेंगे? स्वयं निर्मित करेंगे अपने लिए। ये इंडिकेशन एक दे दिया है, किसने? गांधी जी ने। इतना ही नहीं, इसके बाद हमारे पास बहुत सारे जो राजनीतिक दल है, अलग अलग राजनीतिक दल है, उन्होंने भी बात की। हमारे पास एक राजनीतिक दल जो है वो 1924 में बात करता है, और राजनीतिक दल का नाम है स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी आप जानते हैं, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, या यूं कहें कि उन्हीं की पार्टी है। ठीक है, तो स्वराज पार्टी ने सबसे पहले कहा था कि हम क्या करेंगे? संविधान सभा का गठन करेंगे। संविधान सभा का गठन। ठीक है, तो संविधान सभा के गठन की अगर राजनीतिक रूप से देखी जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी पहले अगर किसी ने बात की है, किसी ने मांग की है, तो किसने की है? स्वराज पार्टी ने। ठीक है, ऐसे ही आपने एक व्यक्ति और देखे होंगे, जिनका नाम है एम एन राय। ये एक साम्यवादी नेता है, और इन्होंने भी आप कब 1934 में कहा है क्या? कि हमको संविधान सभा का गठन करना है। यही बात जो कौन कह चुका है? स्वराज पार्टी कह चुकी है। ठीक, सिलसिला यही नहीं थमता है। 1936 में जे एल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने एक अधिवेशन होता है, कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, और उस अधिवेशन में इन्होंने कहा कि हमें क्या करना है भैया? संविधान सभा की गठन करना है, संविधान सभा का गठन करना है। ठीक है, संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा के गठन की बात जो है जे नेहरू भी कह चुके हैं। कब कह चुके हैं? 1936 में। ठीक, अब होता क्या है कि 1936 के कुछ ही समय बाद आपने देखा होगा 1940। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें मैं बहुत सारे डेटाज आपके पास होंगे, इन डेटा को आप जो है लिख लीजिए। सारे डेटा ऐसे हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, एक अपने पास प्रॉपर नोटबुक रखिए, पेन रखिए, और इसको सारा का सारा साथ इसको अपना एक बेहतरीन सुंदर सा नोट्स भी बना के रखिए। इतना सुंदर नोट्स आपका होना चाहिए कि जब भविष्य में आप उसको देखें तो आपका स्वयं देखने का मन करे, आपके छोटे भाई बंधु उसको देखें तो उनको देखने का मन करें। ठीक है, उससे दोनों की इज्जत बढ़ जाएगी, एक तो आपकी और दूसरी हमारी। ठीक है, कि किस टीचर से बनाया है, इसके लिए हमारा शुक्रिया अदा करेंगे। और आप किसका नोट्स वो पढ़ रहे हैं, तो आपका नोट्स पढ़ रहे हैं, आपने बेहतरीन नोट्स बनाया है, तो उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे। ठीक है, तो एक बेहतरीन नोट्स बनाइए, दोनों की इज्जत दाव पे है, हमारी भी और आपकी भी। चलिए, हम बात कर रहे थे ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार 1940 में
अगस्त प्रस्ताव जो दिया था 1940 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए, कौन सा दिया था? अगस्त, क्योंकि अगस्त क्रांति हुई थी, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव जो दिया था, इसमें भी उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, भारत के लिए संविधान सभा का गठन कर देंगे, ठीक है। यहां तक भी उन्होंने बात कर दी कि ठीक है, भारत में संविधान सभा का गठन हो जाएगा। देखिए अभी तक गठन नहीं हो रहा है, अभी तक बात ही चल रही है, प्रत्येक जो संस्था है, प्रत्येक जो बॉडी है, वो अपने अपने हिसाब से जो है वो बात कर रही है, मांग कर रही है। अब होता क्या है कि 1945 में, आप देखिए राजनीति का जो है सबसे बड़ा खेल होता है, ठीक है। 1945 में, 1945 में इंग्लैंड में चुनाव होते हैं, ठीक है, और इंग्लैंड में चुनाव होते हैं तो लेबर पार्टी जो है वो जीत जाती है, और लेबर पार्टी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाती है जिसका नाम है क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली, ठीक है। भारत में इस समय आप देखेंगे ये जो दौर है 45 का जो दौर है, ये दौर, एक तो दौर ऐसा है जिस समय विश्व युद्ध चल रहा है, यद्यपि समाप्त हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था 45 में, ठीक है, एक तो वो दौर है। दूसरा क्या दौर है कि भारत में लगातार जो है आजादी की मांग हो रही है, ठीक। अभी भारत क्या है, अभी भारत इंग्लैंड वालों के लिए एक प्रांत है, एक टेरिटरी है, ठीक है। तो भारत की राजनीति, भारत में शांति अशांति जो भी हो रही है, उसका प्रभाव सीधा जो है ब्रिटेन की राजनीति पर भी पड़ता था। जैसे आप यहीं पर देखिए कि किसी राज्य में अगर कोई दंगे फसाद होते हैं तो वहां की गवर्नमेंट के साथ जो है कुछ राजनीतिक जो, या आप यूं कहें कि राजनीतिक रूप से उसको बढ़ावा मिलता है, या राजनीतिक रूप से जो गिरावट आती है उसका प्रभाव जो है सीधा सेंटर पर भी पड़ता है, ठीक है। तो यही कारण है, इसीलिए तो आज भी देखा होगा आपने, बंगाल में चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री जी अपनी कुर्सी छोड़ करके बंगाल चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बंगाल का जो चुनाव है वो देश की राजनीति को भी प्रभाव करेगा। तो हर एक राज्य की राजनीति का जो चुनाव होता है वो प्रभावित करता है राज्य के, देश की राजनीति को। तो ब्रिटेन के लिए भी भारत एक प्रांत है, तो भारत की राजनीति जो है, भारत की व्यवस्था है, वो भी प्रभावित करती है। तो लेबर पार्टी ने भी यही अपना मैनिफेस्टो रखा था कि भैया क्या करेंगे, अगर हम पार्टी में आते हैं, हम रूल में आते हैं, तो हम भारत के लिए संविधान सभा का गठन कर देंगे। तो लेबर पार्टी आती है और एडमंड एटली जो है, क्लेमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, और उन्होंने अपने वादे के मुताबिक 1945 में ही ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि भारत के लिए क्या करेंगे, हम एक संविधान सभा गठन करने का, या संविधान सभा का एक जो है अध्यादेश उनको दे देंगे कि आप जो है संविधान सभा बनाएंगे। अब निर्मित होती है हमारी संविधान सभा, ठीक है। अब होता है संविधान सभा का गठन। क्या होता है, अभी तक तो मांगे हो रही थी, अब संविधान सभा का गठन होगा। अब संविधान सभा का गठन होगा तो इस गठन में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल रहता है वो रहता है एक मिशन का, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन क्या है, कैबिनेट मिशन भारत में आता है मार्च 1946 में, मार्च 1946 में, 1946 में भारत आता है, ठीक है, मार्च 1946 में भारत आता है, और 3 व्यक्तियों के साथ भारत आता है। एक का नाम है पैथिक लॉरेंस, याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस, ठीक। दूसरे व्यक्ति है ए बी अलेक्जेंडर, और जो तीसरे व्यक्ति है हमारे, उनका नाम है स्टीफर्ड क्रिप्स, स्टीफर्ड क्रिप्स, ठीक है, स्टीफर्ड क्रिप्स। तो ये 3 लोग भारत आते हैं। जो पैट्रिक लॉरेंस साहब है, ये इस कमीशन के या इस मिशन के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों मेंबर हैं। ये स्टीफर्ड क्रिप्स वही है जिसके 1942 में क्रिप्स मिशन जब आया था, तो ये इसी की आप कहें कि इसी की देखरेख में आया था, यही उसका अध्यक्ष था, ठीक है। अध्यक्ष का एक सदस्य था वो। तो क्रिप्स मिशन जब आया था 1942 में, उसमें भी यही कहा गया था कि भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा।
ठीक है। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। तो यही वो व्यक्ति है जो कैबिनेट मिशन में भी फिर से आ गया। तो 3 लोग हैं, एक तो पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर स्टिफोर्ड और एबी अलेक्जेंडर और स्टिफोर्ड क्रिप्स, 3 लोग हैं ये। इसको कैबिनेट मिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो तीनों लोग हैं ये एटली की कैबिनेट से आते हैं, मतलब ब्रिटेन की जो संसद है उसमें ये मंत्री है ये लोग कैबिनेट स्तर के मंत्री है, वहां से आते हैं। इसलिए जो है इनको क्या कहा जाता है, इसको मिशन को ही कहा जाता है कैबिनेट मिशन, ठीक है। अब इस कैबिनेट मिशन ने क्या क्या बातें रखी, ठीक। अभी आप देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो आप ये देखेंगे कि ये जो दौर है 1946 का 45 का जो दौर है, ये दौर ऐसा है जिसमें एक तरफ पूरा भारत है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग है, और मुस्लिम लीग ने एक ही रट्टा मारा है, क्या कि हमें पृथक पाकिस्तान चाहिए, हमें सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। हमको पाकिस्तान बनाना है, पाकिस्तान अलग करना है। किससे अलग करना है? संपूर्ण भारत से, पूरे भारत से पाकिस्तान अलग करना है। खास करके ये जो जिद पाली है, ये जिद पाली है मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये जिद पाली है, और उनके साथ पूरी की पूरी जो मुस्लिम लीग है, पूरा मुस्लिम समुदाय है, उनका यही मानना है कि हमको क्या चाहिए, पृथक पाकिस्तान चाहिए। आपको याद होगा कि जब गांधी जी उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, गांधी जी ने ये कहा था कि आप जो है आइए, आप स्वतंत्र भारत के साथ रहिए, आप पूरे भारत के साथ रहिए, ठीक है, एक अखंड भारत के साथ रहिए, भारत को सेपरेट मत कीजिए, भारत को विभाजित मत कीजिए, भले ही आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाइए, ठीक है, भले ही आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाइए। किसके पास ऑप्शन रखा था, किसको ये बताया था? मोहम्मद अली जिन्ना को बताया था। तो जब जिन्ना को ये सब चीजें बताई थी तो जिन्ना ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, ठीक है, जिन्ना ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। और जिन्ना ने क्या कहा? जिन्ना ने कहा, अपना रुमाल रखा जहां पे वो गांधी जी के साथ बैठे थे, ये टेबल है, इस टेबल के यहाँ पे गांधी जी बैठे हैं, यहाँ पे जिन्ना जी बैठे हैं। जिन्ना ने अपना रुमाल रखा और टेबल पे रखा, इसके पास, गांधी जी के पास, और कहा कि मुझे पृथक पाकिस्तान चाहिए, चाहे आप इतना ही दे दो, मुझे पृथक पाकिस्तान चाहिए, चाहे आप इतना ही दे दो, एक रुमाल के बराबर मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसी समय जो गांधी जी है, गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने इसको एक उपाधि दी थी, या कहा था कायदे आजम, ठीक है, कायदे आजम। कायदे आजम का मतलब होता है महान नेता, ठीक है, कायदे आजम का मतलब होता है महान नेता। तो इसी समय इसको उपाधि दी थी, क्या? कायदे आजम की उपाधि दी थी, ठीक। अब देखिए, तो इस प्रकार से जिद पाली है किसने? मुस्लिम लीग ने इस प्रकार से जिद पाली कि भैया हमें तो भारत को विखंडित करना ही है, हमें तो क्या करना है, पृथक पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए हमें, ठीक है, चाहे आप एक रुमाल के टुकड़े के बराबर ही क्यों ना दे दो। तो अब अगर ऐसा है तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया इस समय, तो कैबिनेट मिशन ने क्या क्या प्रावधान रखे, उन चीजों को भी देखते हैं। कैबिनेट मिशन का पहला ही प्रावधान कि हम क्या करते हैं, जो भारत का विभाजन जो हो रहा है, भारत के विभाजन की जो मांग कर रहा है कौन? मुस्लिम लीग, इसको हम अस्वीकार करते हैं, ठीक है। भारत का जो पार्टीशन है वो नहीं होगा, भारत का विभाजन नहीं होगा, ठीक। दूसरा इन्होंने क्या रखा कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, संविधान निर्मात्री सभा ये बनाई जाएगी, ठीक है। मतलब एक ऐसी सभा बनाई जाएगी जो क्या करें, भारत के लिए संविधान बनाए, ठीक है। और वो संविधान कैसा होना चाहिए? संघीय होना चाहिए, तो पूरे भारत के लिए होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए क्या बताया इन्होंने? अब देखो, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत में क्या है, एक तो है ब्रिटिश इंडिया, एक तो है क्या हमारा ब्रिटिश इंडिया, और दूसरा है देसी रियासतें। आप जानते हैं इस समय लगभग 565 के आसपास जो है देसी रियासतें थी, ठीक है, आजादी के समय तक। तो ब्रिटिश प्रांत में तो चलो ब्रिटेन वालों ने कह दिया है, सरकार ने कह दिया है कि क्या करेंगे, संविधान निर्मात्री सभा करेंगे। देशी रियासतों के लिए क्या है, अब ये जो संविधान बनेगा ये तो पूरे भारत के लिए बनेगा, अखिल भारत के लिए बनेगा। तो जब ये अखिल भारत के लिए बनेगा, ऑल इंडिया के लिए बनेगा, ठीक है, तो फिर ये देशी रियासतों का क्या होगा, ठीक है। जो राजे रजवाड़े अभी भी है, क्या वो लोग संविधान के अंदर आएंगे? क्या वो लोग चाहेंगे कि लोकतंत्र हो? वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे डेमोक्रेसी हो। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी होगी तो राजा और प्रजा दोनों एक समान हो जाएंगे, दोनों के वोट वैल्यू एक है,
ठीक है। दोनों सरकार की नजर में दोनों पुरुष है, दोनों इंसान है, दोनों मनुष्य है, दोनों के साथ एक जैसा न्याय, एक जैसा कार्य होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। जबकि जहां पे राजतंत्र है, देशी रियासतें हैं, वो तो राजाओं की तरह रह रही है, उनके लिए तो राजघराने का जो लोग है वो सब सर्वोहित परी है और अन्य लोगों को तो गौण मानते ही है, ठीक है। तो क्या ऐसी भी ये भी समस्या आ रही है कि क्या जो देशी रियासतें हैं ये भी आ जाएगी किसके अंदर, ये भी संविधान सभा, निर्मात्री सभा के अंदर आ जाएगी, ये भी क्या लोकतंत्र का जो छाता हम ओढ़ने वाले हैं क्या ये भी उस छाता में आएंगे, ठीक है, या नहीं आएंगे, ये भी समस्या है। लेकिन अब ऐसा है कि अब अगर कैबिनेट मिशन में ये प्रावधान ये रखते हैं, ये प्रावधान ये रखते हैं कि देशी रियासतों के ऊपर भी संविधान निर्मात्री सभा का अधिकार होगा या अधिपत्य होगा, ठीक है, तो देशी रियासतें हल्ला कर देगी, पंगा कर देगी, और इनके पास तो 565 रियासतें हैं। तो इन्होंने क्या प्रावधान रखा कि ये जो देशी रियासतें हैं, देशी रियासतें हैं, ठीक है, ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है, ये चाहे तो इसमें मिल सकती है, किसमें, इसमें मिल सकती है, इसका साथ दे सकती है, किसका, संविधान निर्मात्री सभा का साथ दे सकती है, चाहे तो पृथक भी रह सकती है। अगर इसको अलग रहना है अपने क्षेत्र में, इसको अलग कानून बनाने हैं तो ये बना सकते हैं, ठीक है, अगर इसको अपने क्षेत्र में अलग कानून बनाने हैं तो ये बना सकती है, और अगर इसको भारत के साथ ही मिलना है, इस संविधान निर्मात्री सभा के अंदर ही रहना है तो भी ये मिल सकता है, ठीक है, तो भी आ सकता है। और क्या बताया गया, और बताया गया कि भारत राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं, कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल, भारत चाहे तो राष्ट्रमंडल का हिस्सा रह सकता है और भारत चाहे तो उस राष्ट्रमंडल के हिस्से को भी वो छोड़ सकता है। राष्ट्रमंडल क्या है, राष्ट्रमंडल उन गुलाम देशों का खेल है, ठीक है, जो लोग गुलाम हुए हैं, किसके गुलाम, हम ब्रिटेन के, जिनको ब्रिटेन वालों ने गुलाम बनाए हैं अपने, वो सभी देश जो है खेल खेलते हैं, एक टूर्नामेंट आप कह सकते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रमंडल खेल खेलते हैं, ठीक है। तो सरकार ने ये कहा, ब्रिटिश सरकार ने, कि आप चाहे तो राष्ट्रमंडल का हिस्सा बन सकते हैं, चाहे तो आप राष्ट्रमंडल का हिस्सा नहीं भी बन सकते हैं। और छठा प्रावधान था कि आप जो है एक अंतरिम सरकार भी बनाएंगे, एंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है, आप जो है एक एंटरिम सरकार भी बनाएंगे, ठीक। तो ये थे प्रावधान किसके, कैबिनेट मिशन के, ठीक है, कैबिनेट मिशन के ये प्रावधान थे। तो इस प्रावधान में हमको क्या मिला कि हमारा जो संविधान है या संविधान निर्मात्री सभा है उसका भी एक बैकग्राउंड तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है, संविधान सभा का गठन बनाना है, ठीक है। अब गठन कैसे कैसे होता है, अब उस चीज को हम देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन की जो रिपोर्ट है, कैबिनेट मिशन कब आया था हमारे पास, 1946 में, 1946 में। तो कैबिनेट मिशन की जो रिपोर्ट है, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर ही हमने क्या किया, जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में ही हमने क्या कर दिया कि संविधान सभा के लिए चुनाव करवाने तैयार कर दिए, ठीक है, कि हम चुनाव करते हैं और लोगों को एकत्रित करते हैं, हमें क्या करना है, अब संविधान सभा का गठन करना है। भारतीय लोग जो है वो एक्टिव हो गए इस चीज में, ठीक है। तो संविधान सभा का चुनाव हुआ और चुनाव करने में उन्होंने क्या कहा कि हम जो है अप्रत्यक्ष चुनाव करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन करवाना पॉसिबल उस समय था नहीं, ठीक है। तो जब इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाए तो हमने आपको कहा था कि दो प्रकार के इस समय राज्य है, ठीक है, एक तो है ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, और दूसरे हैं देशी रियासतें, देशी रियासतें, देशी रियासतें। तो ये दो प्रकार के हमारे पास प्रांत है इस समय, ठीक है। अब इन दो प्रकार के प्रांतों में से आप ये देखिए, ये जो ब्रिटिश प्रांत है, इन ब्रिटिश प्रांत में एक तो हो गए आपके राज्य, ठीक है, और दूसरे हो गए आपके केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, जैसे आज भी होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, और देशी रियासत, तो खैर देशी रियासतें थी ही अलग, ठीक। तो ये हमारे पास तीन प्रकार की जो है संस्थाएं थी, तीन प्रकार की बॉडी थी। तो 292 जो सदस्य थे उनका चुनाव होता है राज्यों से, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है
4 सदस्यों का चुनाव होता है किससे? यूनियन टेरिटरी से। तो ये जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से है ये भी हम आपको बता देते हैं। 4 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश है। एक है दिल्ली, एक है कुर्ग, एक है बलूचिस्तान, या आप कह सकते हैं इसको बलूची भी कह सकते हैं, बलूचिस्तान है। और इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अजमेर, अजमेर। ठीक है, तो ये है आपके कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, दिल्ली आप जानते हैं, अजमेर आप जानते हैं राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ ये 4 हमारे क्या है? यूनियन टेरिटरी है या केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो 4 लोग इसके हैं। अब जो देशी रियासतें हैं, देशी रियासतों में 73 लोग आते हैं। ठीक है, देशी रियासतों से कितने लोग आते हैं? 73 लोग आते हैं। बहुत सारी देशी रियासतें अभी भी ऐसी है जो कि हिस्सा नहीं लेती हैं। ठीक है, बहुत सारी देशी रियासतें ऐसी है जो कि हिस्सा नहीं लेती है। सॉरी 73 नहीं, 93 लोग, आई एम सॉरी 93 लोग, 93 लोग। ठीक है, अब इनको जोड़िए, कितने लोग मेंबर टोटल होते हैं? 6 और 3 9, 8, 389। ठीक है, 389, 389 जो लोग होते हैं, 389 जो लोग होते हैं, ये किसके मेंबर बन जाते हैं? ये मेंबर बन जाते हैं संविधान निर्मात्री सभा के। ठीक है, तो अब मेंबर बन गए कितने? 389 जो लोग हैं, 389 मेंबर आ गए हैं किसमें? संविधान सभा के अंतर्गत। ठीक है, अब ये जो 389 लोग हैं, अब आप ये कहेंगे कि 389 का जो हमने ये आंकड़ा लिया है, ये डेटा क्यों लिया है 389? इसको हम टोटल 400 क्यों नहीं किया या 350 क्यों नहीं किया? ठीक, राउंड फिगर इसका क्यों नहीं बनाया, या 390 ही कर लेते? तो हमने क्या किया, हमारी जो टोटल आबादी थी, भारत की जो आबादी थी, भारत की जनसंख्या की, उसको हमने, ठीक है, कुल जनसंख्या बटे 10 लाख कर दिया। ठीक है, कुल जनसंख्या बटे 10 लाख कर दिया, और फिर उसके बाद हमारा रेशो आता है ये 389। तो हमने इसी के आधार पर क्या कर दिया, इतनी ही सीटें हमने उसमें रखी थी और 389 लोगों का हमने चयन कर दिया। क्लियर है यहां तक? अब इसमें देखते हैं हम कि ये जो 389 लोग हैं, इसमें कौन कौन लोग हैं, इनका विभाजन देखते हैं, ये कहां कहां से आते हैं लोग। ठीक है, तो 389 मेंबर है, किसमें है? संविधान सभा, संविधान निर्मात्री सभा में। ठीक है, अब ये 3 देखते हैं कि कहां कहां से लोग आते हैं। ठीक, इन लोगों में से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो लोग थे, सबसे अच्छी खासी जो आप कहें कि एक संख्या थी, वो थी 208, और ये आए थे कांग्रेस से। 208 जो लोग हैं, 208 लोग आते हैं आपके कहां से? कांग्रेस से आते हैं। 73 सदस्य, 73, यही थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था उस समय, 73 जो मेंबर है ये आते हैं मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग से 73 मेंबर आते हैं मुस्लिम लीग से। ठीक है, और हर एक पार्टी के, सभी पार्टी जितनी भारत में राजनीतिक पार्टियां थी, सभी पार्टी की एक एक 2-2 सीटें इसमें आते रहती है। लेकिन एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो पार्टी है, उस पार्टी को आपको याद रखना है। वो पार्टी कौन सी है? हिंदू महासभा। हिंदू महासभा। ठीक है, हिंदू महासभा एक पार्टी है, इस पार्टी की एक भी सीट नहीं है, 0। ठीक है, इस पार्टी की एक भी सीट नहीं है। जितनी लोकप्रिय हिंदुओं में, सॉरी मुसलमानों में मुस्लिम लीग है, अब हिंदू महासभा, हिंदुओं में उसका कुछ भी स्थान नहीं है, उसको एक भी सीट प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा बहुत सारी जो पार्टी है, लेबर पार्टी है, किसान पार्टी है, मजदूर पार्टी है, ठीक है, इन सभी को जो है एक एक 2-2 सीटें मिल जाती है, और इनकी संख्या, टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 389 हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल, समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि जब हमने संविधान सभा का चुनाव किया था, जब हमने संविधान सभा का चुनाव किया था, तो उसमें कुल 15 महिलाएं भी थी, 15 महिलाएं भी थी। 389 में
15 महिलाएं भी थी। ये सारे के सारे जो डेटा है, इन डेटा को आप याद करके रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तब आप कहेंगे कि गुरुजी सही बता रहे थे और हमने लिखा नहीं। ठीक है, इसलिए इसको लिख लीजिए, कभी भी आप पढ़ेंगे तो आपके सामने आपका डेटा होगा और बिल्कुल एकदम सही डेटा है, इसमें कोई भी आपको काट छांट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए लोग भी इकट्ठे हो गए, मुस्लिम लीग भी आ गई, क्योंकि मुस्लिम लीग के भी है 73 लोग हैं, साथ दे दिया, चुनाव हो गए, मुस्लिम लीग भी आ गई, हिंदू भी आ गए, सभी लोग आ गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई, चुनाव हो गया, अब संविधान बनना शुरू हो जाएगा। आपको पता ही है, मीडिया तो पीछे पड़ता ही है, मीडिया पूछता है किससे, नेताओं से कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो यही कारण हुआ कि बहुत सारे लोगों ने पूछा किससे, जे.एल. नेहरू से, कि साहब अब तो संविधान बन रहा है भारत के लिए, संविधान सभा बन रही है भारत के लिए, अपना संविधान बनाएगी, तो जब अपना संविधान बनाएगी तो उसमें निर्णय कैसे होंगे? हमारे पास तो दो धड़ है, एक मुस्लिम लीग है और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ठीक है, यद्यपि इंडियन नेशनल कांग्रेस को आप हिंदू नहीं कह सकते हैं, इसके अंदर तो सिख भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, इसमें सभी लोग हैं। ठीक है, ये अपना दावा करते हैं कि हम अखिल भारतीय संस्था है, ये अपना दावा करते हैं कि भैया हम तो इस्लामिक है। ठीक है, चलिए, तो अब जे.एल. नेहरू से पूछा कि भैया आप तो अखिल भारत की बात करते हैं और यहाँ पे कौन है, मुस्लिम लीग में जीना है, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग की बात करते हैं, तो जब आप भविष्य में, क्योंकि एंटरिम गवर्नमेंट भी बनानी आपने लिखा था, ठीक है, कैबिनेट मिशन में एक प्रावधान ये भी था कि अंतरिम सरकार आपको जो है बनानी है, कि अंतरिम सरकार जब आप बनाएंगे तो अंतरिम सरकार में फैसले किस आधार पर दिए जाएंगे। ठीक है, अंतरिम सरकार में फैसले किस आधार पर दिए जाएंगे, ये सवाल पूछा, और ये सवाल किससे पूछा, जे.एल. नेहरू साहब से पूछा, जे.एल. नेहरू साहब से पूछ रहे। तो जब ये नेहरू साहब से ये सवाल पूछा तो नेहरू जी ने एक शानदार उत्तर दिया, और उत्तर क्या दिया उन्होंने कहा कि संविधान सभा में कोई भी फैसला जो होगा वो बहुमत के आधार पर दिया जाएगा। कोई भी फैसला होगा वो किसके आधार पर दिया जाएगा, मेजॉरिटी के आधार पर दिया जाएगा, बहुमत के आधार पर दिया जाएगा। जिस पक्ष में जितने ज्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा। ठीक है, जिसको वोट कम मिलेंगे, जैसे आज भी होता है, आपने देखा होगा कोई भी बिल जाता है संसद में तो बहुमत के आधार पर पारित होता है। ठीक है, तो जैसे ही नेहरू का ये स्टेटमेंट आया और ये स्टेटमेंट पब्लिक हो गया, मीडिया भाग के चला गया जिन्ना के पास कि भैया आप लोगों की संख्या तो 73 है, कांग्रेस की संख्या 208 है, और नेता भी जो है, आप लोगों का जो उद्देश्य है वो क्या है, पृथक पाकिस्तान बनाना, और बाकी जो हमारे पास कितने हैं 389 जो मेंबर है, 389 में से 73 हटा दो तो भी 300 से ज्यादा लोग बचते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे जो लोग हैं ये तो अखंड भारत के पक्ष में हैं, आप पृथक भारत के पक्ष में हैं, तो आपका तो कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, कोई भी अधिनियम पास नहीं होगा। जिन्ना के दिमाग में बात आ गई, समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, तो इन्होंने जो है त्याग पत्र दे दिया, किससे, संविधान निर्मात्री सभा से। ठीक, संविधान निर्मात्री सभा से त्याग पत्र दे दिया, और आपने देखा होगा कि जब इसने संविधान निर्मात्री सभा से त्याग पत्र दे दिया तो ये भारत में होता है एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कौन मनाता है, ये मनाते हैं मुसलमान, यानी कि जिन्ना के नेतृत्व में, और कब, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, जुलाई में चुनाव हुए थे, जुलाई में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, अभी संविधान सभा बनी भी नहीं थी, गठन भी नहीं हुआ था, मीटिंग भी नहीं हुई थी, सिर्फ चुने गए थे सदस्य, और 16 अगस्त को ही आपने क्या कर दिया कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना दिया, किसने, जिन्ना ने, यानी कि मुस्लिम लीग ने। और इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में डायरेक्ट एक्शन डे मतलब सीधा लड़ाई का प्रावधान, आप ये समझ सकते हैं, हिंदू और मुसलमान के विरुद्ध। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है बिहार और बंगाल में। ठीक है, बिहार में एक जगह पड़ती है नुआकोली, वहां पर यह होता है, और वहां पे बहुत ज्यादा असंख्य मात्रा में जो है वो मुस्लिम लोग, हिंदू लोग जो है, हिंदू किसान खास करके, वो बहुत ज्यादा संख्या में मारे गए।
जब ये लोग मारे गए तो वहां पर भारतीयों ने भी यानी कि हिंदू लोगों ने भी वहां पर प्रतिक्रिया की, तो बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी। ठीक है, बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी। और जब बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी तब उसी समय यहाँ पर गांधी जी गए थे इन चीजों को शांत कराने के लिए, इस हिंसा को शांत कराने के लिए। और गांधी जी के एक भाषण से ही दोनों पक्ष जो है शांत हो गए। तभी तभी मिस्टर माउंटबेटन कहते हैं किसको, गांधी जी को, वन मैन बाउंड्री फोर्स। याद रखिएगा, ठीक है, हिस्ट्री के भी बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं साथ साथ। ठीक, तो किसने कहा, तत्कालीन जो गवर्नर जनरल हमारे थे जिनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, तो माउंटबेटन ने क्या कहा कि वन मैन आर्मी फोर्स। ठीक है, वन मैन बाउंड्री भी बोला या वन मैन आर्मी फोर्स भी बोला है, किसको, गांधी जी को। और साथ में कहा कि जो कार्य हजारों हथियारबंद सैनिक नहीं कर पाए, जो कार्य हजारों हथियारबंद सैनिक नहीं कर पाए, वो गांधी जी ने अकेले कर दिया, वो भी बिना किसी हथियार के, वो भी निहत्थे होकर के। ठीक है, जो काम हजारों सैनिक नहीं कर पाए, हथियारबंद हजारों सैनिक नहीं कर पाए, वो काम गांधी जी ने कर दिया बिना किसी मार काट के। ठीक, तो इसके बाद फिर इन लोगों को शांत करा दिया गया। अब हुआ क्या कि अब समस्या ये है किसको, मुस्लिम लीग को ये समस्या है क्योंकि इनकी संख्या कम है कि अगर हम जाएंगे किसमें, इस संविधान सभा में, तो हमारे पक्ष में कोई भी जो चीजें हैं वो पारित नहीं होगी। ठीक है, वो पारित नहीं होगी। और दूसरा क्या होगा कि अगर हम जाएंगे ही नहीं तो फिर हमें पूछेगा ही कौन नहीं। फिर तो इस जो संविधान निर्मात्री सभा है उन्होंने तो ये फैसला ले लिया है कि अगर मुस्लिम लीग आएगी तो ठीक है, उनका स्वागत है, नहीं आएगी तो हम संविधान बनाना शुरू कर देंगे। तो हम तो फिर रह ही गए बिल्कुल भी। तो इसलिए अच्छा है कि क्या करो, जाओ और जो चीजें हैं उन चीजों को आप देखो। कम से कम ये है कि आप रोक तो सकोगे और बोल तो सकोगे। ठीक है, आप पास नहीं करा पाएंगे तो कम से कम एक खौफ तो रहेगा, अगर 5-4 लोग उनके हैं, आप अकेले भी है, तो कम से कम वो गलत नहीं कर सकते हैं। अगर तो कोई देखने वाला ही नहीं है तो फिर तो बात हो गई। तो मुस्लिम लीग ने क्या सोचा है कि फिर ऐसा करते हैं, फिर से जो है भाग ले लेते हैं किसमें, संविधान निर्मात्री सभा में भाग ले लेते हैं। अब संविधान निर्मात्री सभा बन रही है। ठीक है, अब एक व्यक्ति आप देखते हैं, और संविधान निर्मात्री सभा भी बन रही है। ठीक है, अब देखिए, थोड़ा सा रुकिए, जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, इसमें 2 चीजें बताई गई थी। एक तो बताया गया था संविधान सभा, और दूसरा बताया गया था अंतरिम सरकार। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि संविधान निर्मात्री सभा में तो आएंगे नहीं, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट जो बनेगी उसमें हम भाग लेंगे। ठीक है, सरकार में हम भाग लेंगे, सरकार का हम हिस्सा बनेंगे, संविधान सभा का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। तो सरकार में हिस्सा बनने के लिए लोग आते हैं, और आप देखते हैं एक व्यक्ति है, कौन से, लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली है, इनको जो है काफी अच्छा खासा एक ओहदा, एक पद दिया जाता है। कौन सा पद दिया जाता है, वित्त मंत्री का पद दिया जाता है। ठीक है, तो इन लोगों ने भी भाग लिया है किसमें, अंतरिम सरकार में। क्लियर है। अब जब हमने, ठीक है, यहां तक फैसला हो गया। अब क्या है, अब बात हुई कि हम क्या करते हैं, बैठक करते हैं। अब किसकी बैठक करते हैं, संविधान बनाने की बैठक करते हैं। तो 9 सितंबर 1946 को पहली बैठक होती है। ठीक है, 9 सितंबर 1946 को पहली बैठक होती है, संविधान बनाने के लिए बैठक होती है। और इस बैठक में देखिए मेंबर कितने थे टोटल, 389। ठीक है, लेकिन इसमें उपस्थित रहते हैं केवल 207। ठीक है, केवल उपस्थित रहते हैं 207 लोग। याद रखिएगा, आंकड़े पूछे जाते हैं डायरेक्ट। ठीक, आपको पता है महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी, उपस्थित रहती है केवल 9। ठीक है, उपस्थित रहती है केवल 9, महिलाएं भी 6 गायब है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम कहें कि टोटल जो मेंबर है वो कितने मेंबर है, 207 आए थे। अगर हम कहें कि पहली जो सभा इनकी बैठी थी, पहली जो मीटिंग इनकी थी, पहली जो बैठक थी, उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 9। ठीक है, तो प्रश्न की लैंग्वेज आप पढ़िएगा,
एक आ सकता है आपको कि संविधान निर्मात्री सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 389। प्रश्न आएगा संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे, तो 207। ठीक है। प्रश्न आ सकता है कि संविधान निर्मात्री सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15। प्रश्न आ सकता है संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी, तो 9। ठीक है, भूलेंगे नहीं, ये डाटा आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, नोट्स रखिए बना करके। ठीक, अब 9 दिसंबर को हमने 9 दिसंबर 1946 को हमने पहली बैठक करा दी, और इस बैठक में हमने देखा कि 207 मेंबर ही जो है वो आए हैं। ठीक, अब हम करते हैं कि इनकी बैठकें कैसे कैसे होती है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, संविधान निर्माण प्रक्रिया, इस प्रक्रिया की हम बात करते हैं कि संविधान निर्माण की क्या क्या प्रक्रिया रहती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये भी अच्छा खासा टॉपिक है अपना। ठीक, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं कि हम जो है कहां कहां पर पहुंचे थे, कितना हमने आज पढ़ा है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। यहां से हमने इस राष्ट्र के टॉपिक को लिया है, संविधान सभा का गठन और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ठीक, बात हुई थी कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 के अधिवेशन तक हमने लगातार जितने भी हमारे पास अधिनियम आते हैं, चाहे वो 1773 का हो, चाहे वो उसके बाद 1781 का सेटलमेंट हो, चाहे वो फिर उसके बाद आप कह सकते हैं 84 का हो। ठीक है, चाहे उसके बाद 93 का हो, उसके बाद 86 का हो, 93 का हो, 1813 का हो, 1833 का हो, 1853 का हो, 1858 का हो, 1861 का हो। ठीक है, ठीक इसी तरह से आपके 1909 के हो, 1929 के हो। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी अधिवेशन थे 1935 तक, ये सारे के सारे जो भी दूसरा अधिवेशन आता था वो पहले वाले से थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होता था, यानी कि भारतीयों को थोड़े से ज्यादा अधिकार मिले होते थे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, फिर हमने बात की कि 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारत के भाग्य का फैसला भारतीय स्वयं करेंगे। ठीक, तो यहां से भी हमें एक आइडिया मिलना चाहिए। ठीक, इसके अलावा 1924 में स्वराज पार्टी ने पहली बार, एक राजनीतिक पार्टी ने, किसी राजनीतिक पार्टी ने यह बात की है कि संविधान सभा का जो गठन है वो होना चाहिए। ठीक, साम्यवादी नेता है एम.एन. रॉय, इन्होंने 1934 में कहा है क्या कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। 1936 में भारत के जे.एल. नेहरू साहब कहते हैं कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है ब्रिटेन सरकार की तरफ से, इसने भी कहा कि भारत में क्या करेंगे, संविधान निर्मात्री सभा का गठन करेंगे। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन में भी ये प्रस्ताव रखा गया था। और 1945 में हमारे पास जो है ब्रिटेन में लेबर पार्टी की विजय होती है, जीत जाती है, और क्लेमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। इन्होंने भी कहा कि भारत के लिए संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, और उसी के तर्ज पर भारत में भेजी गई कैबिनेट मिशन। ठीक है, उसी के तर्ज पर भारत में भेजा गया कैबिनेट मिशन। और जब कैबिनेट मिशन भारत आता है तो ये आता है 5 मार्च 1946 को। ठीक है, कितने सदस्यों के साथ? 3 सदस्यों के साथ। कौन कौन है? पैट्रिक लॉरेंस साहब है, ठीक है, ए.बी. अलेक्जेंडर है, और स्टीफर्ड क्रिप्स है। पैट्रिक लॉरेंस को हमने अध्यक्ष कहा है, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टीफर्ड क्रिप्स, ये दोनों कौन है? अन्य मेंबर हैं। ठीक, अब हुआ क्या कि इस जो ये मिशन आता है, इस मिशन को बताया गया कि आप क्या करेंगे, भारत का विभाजन रोक देंगे। जो भारत चाह रही है, कौन चाह रहा है? इस मुस्लिम लीग खास करके चाह रही है कि हमें पृथक पाकिस्तान चाहिए, कि भारत का विभाजन रोका जाएगा, भारत में संविधान निर्मात्री सभा बनाई जाएगी, देशी रियासतों को स्वतंत्र है कि वो चाहे तो संविधान निर्मात्री सभा में भाग लें, चाहे तो वो पृथक रहें। ठीक है, यहाँ हमने लिखा है चाहे तो पृथक रहें, और भारतीयों को अधिकार है कि चाहे तो राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा बना रहे, चाहे तो उसे त्याग पत्र दे दें। ठीक है, और ये अंतरिम सरकार भी बनाएंगे। ये बात हमको किसमें मिल गई है? कैबिनेट मिशन में। यानी कि कैबिनेट मिशन में सरकार ने साफ हमको कह दिया है कि आप भैया बनाइए अब फटाफट क्या, संविधान सभा बनाइए। ठीक है, संविधान अपना बनाइए।
तो मार्च 1946 की ये बात है और हमने जो है जुलाई 1946 में चुनाव भी करवा दिए। ठीक है, जुलाई 1946 में हमने चुनाव करवा दिए और ये चुनाव हमने ब्रिटिश राज्य है, ब्रिटिश राज्य में ब्रिटिश प्रांत जो है, ब्रिटिश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दो भागों में बांटा है। राज्यों से 292 सदस्य चुने गए हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से 4 सदस्य चुने गए हैं और ये जो 93 सदस्य है 93 मेंबर जो है, ठीक है, ये जो 93 मेंबर है ये आपके किस में होंगे, ये देशी रियासतों से होंगे। ये जो 4 जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है ये आपका दिल्ली है, कुर्ग है, ठीक है, और बलूचिस्तान है और अजमेर है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि ये 389 का जो डेटा है, 389 का डेटा ही हमने क्यों लिया है, अन्य डेटा हमने क्यों नहीं लिया है, या फिर हम यूं कहें कि इसको हमने राउंड फिगर क्यों नहीं बनाया है। तो इसको हमने राउंड फिगर इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि हमने क्या किया, भारत की जो कुल आबादी है, भारत की जो कुल जनसंख्या है, उस कुल जनसंख्या का डिवाइड बाई 10 किया है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना था, इसको समानुपातिक करना था, समानुपातिक। ठीक है, समानुपात मतलब बराबर हमको अनुपात चाहिए था। ठीक है, बराबर अनुपात चाहिए था, इसको हमने क्या कर दिया, समानुपातिक कर दिया है। यानी कि एक जो नेता होगा, एक जो व्यक्ति होगा, एक जो नेता होगा संविधान सभा में, वो भारत के 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, वो भारत के 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, इसलिए हमने इस डेट को चुना है, इसलिए हमने इस डेट को लिया है। क्लियर है? ठीक, इसके बाद अब देखिए यहां पर भी आपको डेटा मिलेगा, बहुत सारा डेटा मिलेगा। 389 मेंबर हमारे पास टोटल है, जैसा कि आप जानते हैं 389 मेंबर टोटल है और संविधान निर्मात्री सभा में कितने मेंबर है, 389। इनमें से 208 मेंबर जो है वो किसके हैं, कांग्रेस के हैं। ठीक है, और 73 मेंबर जो है वो किसके हैं, मुस्लिम लीग के हैं। बाकी जो अलग मेंबर है वो बहुत सारे छोटे छोटे जो दल है, ठीक है, कुछ क्षेत्रीय दल है, कुछ ने राष्ट्रीय दल अपने आप को बना दिया है, जैसे किसान सभा है, मजदूर सभा है। ठीक है, बहुत सारी जो सभाएं हैं, ठीक, कम्युनिस्ट पार्टी औरों के भी यहाँ पे 1-2 सीटें आ चुकी थी। ठीक, लेकिन एक पार्टी ऐसी थी जो काफी बड़ी पार्टी थी, रिनॉन पार्टी थी, जिसको एक भी सीट नहीं मिली, 0 सीट मिली। वो कौन सी पार्टी थी, हिंदू महासभा। ठीक है, तभी हम कहते हैं कि क्या मुसलमानों ने जो अपने लिए एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम रखा मुस्लिम लीग, वो मुस्लिम समाज में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी, इतनी ज्यादा लोकप्रिय थी कि इसको बहुत ज्यादा स्थानों पर बहुत अधिक मत मिलते हैं। आप देखिए जनसंख्या का अगर आप प्रतिशत बांटें तो इनको बहुत अच्छा परसेंटेज मिला है, 73 सीटें मिली हैं, जबकि हिंदू महासभा को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई है। तो इसकी लोकप्रियता का आप जो है देख सकते हैं। ठीक, अब ये होता है, सभा बन जाती है, इसमें हमने कहा कि इसकी बैठक भी नहीं हुई थी। जुलाई में इनका रिजल्ट है, जुलाई में इन्होंने क्या करा है, जुलाई में इन्होंने इलेक्शन करवाए हैं, इसकी प्रथम बैठक भी नहीं हुई थी कि उसी समय मीडिया वालों ने जवाहरलाल नेहरू को पूछ दिया कि भैया अंतरिम सरकार आप बनाएंगे, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें मुस्लिम लीग भी है, ये तो दोनों अपोजिट पोल है। मुस्लिम लीग जो है क्या चाहती है, पृथक पाकिस्तान चाहती है और कांग्रेस चाहती है अखंड भारत। ठीक है, तो ये कैसे होगा, किसके निर्णय माने जाएंगे? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भैया निर्णय माने जाएंगे बहुमत के आधार पर। ठीक, यही बात जो है मीडिया वालों ने जिन्ना से पूछी, भैया वहां तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, आपके पास तो बहुमत है नहीं, क्या करेंगे आप? ठीक है, जिन्ना ने क्या करवा दिया, यानी कि इंडियन मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मना दिया। यानी कि इस दिन बहुत बड़ी मात्रा में मारकाट, चोरी, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं घट जाती है और खास करके इसका जो शिकार बनता है वो बनता है नुआकोली का क्षेत्र, जो कि बिहार और बांग्लादेश वाले एरिया में पड़ता है। इन क्षेत्र में बहुत ज्यादा हिंसक घटनाएं होती है। फिर हमने बात की कि इन्हीं हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए गांधी जी दिल्ली से चले जाते हैं और गांधी जी अपने भाषण से ही पूरा जो सांप्रदायिक जो दंगे चल रहे थे उसको रोक देते हैं। तब माउंटबेटन साहब कहते हैं गांधी जी को क्या, 1 मैन बाउंड्री फोर्स या 1 मैन आर्मी। ठीक है, 1 मैन आर्मी या 1 मैन बाउंड्री फोर्स, 1 मैन बाउंड्री फोर्स आप लिख सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा था और कहा, और आगे का क्या कहा कि जो लोग, जो काम हजारों हथियार बंद सैनिक नहीं कर पाए, जो काम
हजारों हथियारबंद सैनिक नहीं कर पाए, वो गांधी जी ने निहत्थे होकर के अकेले कर दिया। क्लियर है? उसके बाद मुस्लिम लीग ने फैसला लिया कि भैया अंतरिम सरकार का हम हिस्सा बनेंगे और संविधान निर्माता सभा का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। और अंतरिम सरकार का जब हिस्सा बनते हैं तो लियाकत अली खान, आप जानते हैं लियाकत अली खान जो है भारत के प्रथम वित्त मंत्री बनते हैं उस इंटरिम गवर्नमेंट में। ठीक है, फिर हमने देखा कि 9 सितंबर 1946 को क्या होते हैं, 9 सितंबर 1946 को संविधान बनाने के लिए पहली बैठक होती है। इस पहली बैठक में 389 में से उपस्थित मेंबर होते हैं कितने, 207, और 15 जो महिलाएं थी, 15 महिलाओं में से उपस्थित होती है कितनी, कितनी होती है महिलाएं उपस्थित, 9। ठीक है, तो ये था हमारा अभी आज का डेटा या आज का लेक्चर। और कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा संविधान निर्माण की प्रक्रिया, कि अब हमने संविधान निर्माण कैसे किया, संविधान को बनाया कैसे है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई सवाल समस्या हो तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं, और आपको इसी लिंक में आप जो है कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है, जानने का अधिकार है, पूछने का अधिकार है, अपने डाउट क्लियर करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए इसी के साथ नमस्कार।